दोस्तों, धारावाहिक खुला आकाश में मैं सीमा जोशी आप सबका स्वागत करती हूँ। साथ ही स्वागत करती हूँ लर्निंग एंड लाइफ स्किल ट्रेनर श्री कमलेश चंद्रा जी का। नमस्कार कमलेश जी। नमस्कार सीमा जी, और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने याद करने की एक नई तकनीक 5SQR के बारे में जाना। इस 5SQR में से हमने सेट और सेलेक्ट के बारे में जाना। आज हम इसके तीसरे चरण के बारे में जानेंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कमलेश जी तीसरे चरण के बारे में शुरुआत करने से पहले आप थोड़ा सा हमें दोबारा से सेट और सेलेक्ट के बारे में बताएं। हमारे जो दर्शक पहली बार ये देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, पढ़ाई करने में जो सबसे पहला चरण है वो है सेट। सेट का मतलब होता है अपने माइंड को सेट करना, अपने ब्रेन को सेट करना और अपनी बॉडी को सेट करना, और साथ ही साथ पढ़ते समय अपने सारे के सारे सेंसेस को सेट करना। यानी कि मन क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये जानता हो। आपका ब्रेन, उसमें जैसे बताया गया था कि उसकी ऊर्जा का जो स्तर है वो उच्च हो। साथ ही साथ आप शरीर को जो है एक्टिव रखें। पढ़ाई करते समय सारी ज्ञानेंद्रियों का जो है अधिकाधिक उपयोग करें। पढ़ने का जो आपका स्थान है वो सुनिश्चित होना चाहिए। एक ही जगह बैठ के पढ़ाई करें, और साथ ही साथ अगर आप समय भी निश्चित कर सकें, नथिंग लाइक इट। तो ये हुआ सेट। और सेलेक्ट की प्रक्रिया में हमने समझा कि जब आप ये सब करने के बाद पढ़ने बैठते हैं तो आपका सबसे पहला काम होता है कि आपको कितनी देर में कितना पढ़ना है ये आप तय कर लें। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सिलेक्शन। इसके बाद तीसरी प्रक्रिया शुरू होती है जिसे कहते हैं स्टिमुलेट। कमलेश जी, जो तीसरा चरण है स्टिमुलेशन, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है पढ़ने में, याद करने में, और इसकी हम कैसे तैयारी करें, इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छी बात आपने पूछी सीमा जी। हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जब स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं तो वो सीधा अपना किताब खोला और पढ़ना चालू कर दिया। आप देखिए, कुछ भी करने से पहले जैसे सूचियाँ दिमाग में जा रही हैं, तो अगर दिमाग उसके लिए तैयार नहीं है, दिमाग के जो न्यूरॉन्स जहाँ जाके वो सूचना संग्रहित होगी, अगर वो उसके लिए तैयार नहीं है तो बड़ा मुश्किल होता है किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रख पाना। ये ठीक वैसे ही है जैसे अचानक अगर हमारे घर में 10 गेस्ट आ जाएं और हम तैयार नहीं हैं तो सब कुछ होच-पोच हो जाएगा। लेकिन अगर हमें पहले से पता है कौन लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, तो हम उसकी पूरी तैयारी करके रखते हैं। ठीक इसी तरह से जो स्टिमुलेशन की प्रोसेस है, जो कुछ हमें पढ़ना है, जितना हमें पढ़ना है, उसको हम एक बार देख लेते हैं, और उससे हम अपने सक्रियता के स्तर को, न्यूरॉन्स को जो है ना इन्वॉल्व करते हैं। उनकी सक्रियता को क्या कर रहे हैं, क्यों करना है, कैसे करना है, और जो भी हमारे सामने विषय है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, तो अगर एक बार वो सक्रिय हो गए न्यूरॉन, तो वो तैयार हो जाते हैं। हाँ, इतनी चीज़ें आने वाली हैं, ऐसे आने वाली हैं, तो उसका संग्रहण, भंडारण जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है। कमलेश जी, सक्रियता को बढ़ाना जरूरी है पढ़ाई के लिए, या जीवन में कुछ भी करने के लिए हमें अपना सक्रियता के स्तर को बढ़ाना है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, इस सक्रियता के स्तर को बढ़ाने से क्या क्या फायदे हो जाएंगे, जिससे हमें बहुत याद होएगा, या इस सब में क्या फायदा होगा, ऐसा हम जानने के लिए उत्सुक हैं। देखिए, अगर तो मेमोरी की बात करें, और मेमोरी में कोई सूचना जाने से पहले अगर हम अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करें तो उसका क्या लाभ है, उसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी मेमोरी के स्तर क्या हैं। 3 तरह की मेमोरी हमारी होती है। पहली जिसे हम कहते हैं SM, सेंसरी मेमोरी। दूसरी होती है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, और तीसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में कोई भी सूचना, जो कुछ भी घटित होता है, थोड़ी देर के लिए आती है और फिर गायब हो जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की अगर बात करें तो जैसे बच्चे एग्जाम होने वाली है और एग्जाम के ठीक पहले एग्जामिनेशन हॉल के बाहर वो तेजी से देख रहे होते हैं क्या क्वेश्चन, क्या आंसर है, क्या है, और वो वहाँ एग्जाम में जाते हैं और अगर वही प्रश्न आ गया है उसको लिख दिया। वो प्रश्न अगर आप उनसे अगले दिन पूछें, बाद में पूछें, तो उनको याद नहीं है उसमें क्या टॉपिक थे, क्या पॉइंट्स थे। वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब है एक बार सूचना वहां चली गई तो वो लंबे समय तक चली गई, उसे साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद मेमोरी में से कभी भी जो है निकाला जा सकता है। तो अगर हम स्टिमुलेशन की प्रक्रिया से होकर के गुजरते हैं, कुछ भी याद करने से पहले अगर हम अपने मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करें और अपने पूरे सिस्टम को स्टिमुलेट करें, तो वो सूचना लॉन्ग टर्म मेमोरी तक चली जाती है। ये इसका सबसे बड़ा लाभ है। तो यहाँ हम ये जानना चाहते हैं कि हम किस तरह से इस स्टिमुलेशन की प्रक्रिया को इस्तेमाल करें कि हमारी पढ़ाई लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए, लंबे समय तक, ताकि हमें याद रह सके।
बिल्कुल सीमा जी, और हमारे वो स्टूडेंट जो अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके मन में भी ठीक यही प्रश्न होगा। देखिए, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं उस समय जो चैप्टर आपके पास खुला हुआ है उस चैप्टर में जनरली बच्चे तो ये करते हैं कि पहले पैराग्राफ से, पहली लाइन से उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं और पैराग्राफ टू पैराग्राफ एंड तक चले जाते हैं। ये प्रक्रिया जो है ये ज्यादा ताकतवर नहीं है। स्टिमुलेशन की प्रक्रिया को जब आप इसमें शामिल करते हैं तो उसके लिए एक टूल है जिसे हम कहते हैं सर्वे। पूरे चैप्टर को पहले गहराई से सर्वे करें। इस चैप्टर में कितने पॉइंट्स हैं, क्या क्या है, इसमें कितने सब पॉइंट्स हैं, कौन कौन से चार्ट्स बने हुए हैं, क्या कोई टेबल बनी हुई है, क्या इसमें कुछ लोगों के नाम हैं, कोई वैज्ञानिक पद्धति, मतलब जो जो चीजें हैं उस चैप्टर का कहना चाहिए एक अच्छा खासा सर्वे होना चाहिए पहले। किस तरह की तस्वीरें हैं, कितना उसमें सूचना, कितना डेटा है, हर तरह की चीज। अगर तो हम ठीक से उसका सर्वे करते हैं तो उसके दो फायदे हमें होते हैं। एक, हमें ये पता चल जाता है कि यस दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कमिंग टू द ब्रेन, ये वो चीज है जो दिमाग में आने वाली है। और दूसरा उसका जो बड़ा लाभ है कि दिमाग में अगर उस चीज से संबंधित कोई भी फाइल्स पहले से स्टोर हैं, पहले से दिमाग में रखी हुई हैं, तो वो फाइलें स्टिमुलेट हो जाती हैं और नई वाली सूचना के लिए जो भंडारण होगा, वो जो नई सूचना दिमाग में जाके स्टोर होगी वो वही होगी जहां पहले की सूचना स्टोर पड़ी है। तो एक ही जगह जैसे कंप्यूटर पे हम काम करते हैं और एक ही तरह की फाइल को अगर हम एक ही तरह के फोल्डर में रखें तो भविष्य में उसको रिकॉल करना या उस फाइल को काम में लेना सहज और आसान रहता है। विद्यार्थी जब स्टिमुलेशन की प्रक्रिया को काम में नहीं लेते तो एक ही चीज को बार बार पढ़ते हैं तो बार बार अलग अलग फोल्डर बनते हैं, वो दिमाग के अलग अलग हिस्सों में स्टोर होती है, इसलिए कभी थोड़ा याद आता है, कभी थोड़ा याद आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है स्टिमुलेशन निभाता है कि चैप्टर को पढ़ने से पहले, बुक को पढ़ने से पहले पूरा थोरोली जो है उसे देखें उसमें क्या क्या है। आपने ये स्टिमुलेशन की प्रक्रिया के जो महत्व बताया, जो हमें याद करने के पहले हमें स्टिमुलेट करना है, ये सब समझ में आया और हम जरूर पढ़ने में इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ कमलेश जी एक और बात है जो हमारे साथ डे टू डे लाइफ में घटती रहती है। पढ़ाई में तो इसका महत्व समझ में आ गया कि हमें स्टिमुलेट करना है, लेकिन एक परेशानी बहुत आती है। हम आज किसी से मिले, उसका नाम जाना और हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं और हमें उसका नाम, हम बात करेंगे क्योंकि हम शो नहीं करेंगे ये चीज़, लेकिन हमें उसका नाम याद नहीं आता। पूरी बात कर लेते हैं, मन में परेशान रहते हैं कि पता नहीं नाम याद नहीं आ रहा, ये क्या चीज़ है। तो क्या हम डे टू डे लाइफ में भी इस प्रक्रिया को इस्तेमाल करके कुछ अपना मेमोरी को बढ़ा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। अक्सर ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है, कई बार लोग आते हैं और वो आपका नाम लेके आपको बुलाते हैं और आप बड़ी सी स्माइल के साथ उनसे बातचीत करते हैं और सोचते रहते हैं इनका क्या नाम। देखिए, जब भी आगे से अगर आप छोटा सा इसका अभ्यास कर ले, जब भी किसी व्यक्ति से मिले और वो जब अपना नाम बोलें उस समय आपको जो है थोड़ी ध्यान से उनका नाम सुनना है। और एक बार जब उन्होंने नाम बोल दिया है तो उसके बाद सपोज उन्होंने कहा कि नमस्कार, मेरा नाम कमलेश है, तो अब वो बातचीत में आपको बार बार जब भी, अच्छा कमलेश जी आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जितनी ज्यादा बार आप उनके नाम को उसी बातचीत में काम में लेंगे वो आपके न्यूरॉन्स पे बार बार हमला होगा और वो ज्यादा से ज्यादा उद्दीपित होंगी उस नाम विशेष के लिए। तो वो सहजता से आपको जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके और ट्रांसफर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर इसमें एक आप और काम कर सके, जब उनसे बातचीत चल रही है, अगर उसी नाम के किसी और व्यक्ति को आप जानते हैं तो आप चाहें तो जैसे मैंने कहा ना, एक और कमलेश जी हैं जिनसे आप मिले, तो अगर दोनों को आप एक काल्पनिक तस्वीर बना दें कि दोनों साथ बैठ के बातें कर रहे हैं या दोनों एक काल्पनिक तस्वीर, और वहीं पे जहां पहले कमलेश जी का नाम है वहीं पे नए व्यक्ति का नाम भी अगर आ जाए उसमें, तो नेक्स्ट टाइम जब आप मिलेंगे तो वो जो दिमाग में एक विजुअल पड़ा है वो आपकी मदद करेगा और आपको उनका नाम जो है याद आ जाएगा। इस तरह से हम अपने लाइफ में कई चीज़ें याद रख सकते हैं। आपकी इस जानकारी के कारण हमें एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि इस तरह की हास्यास्पद स्थितियां जो हमारे सामने आ जाती हैं उससे हम बच सकेंगे। यहाँ पे कमलेश जी हम ये चाहते हैं कि आप स्टिमुलेशन की प्रक्रिया जो कि हमें पढ़ने में इस्तेमाल करनी है, उसकी कोई एक ऐसी टिप, ऐसी टेक्निक दीजिए जिसे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें और इसका फ़ायदा ले सकें। हाँ, बहुत बढ़िया, ये सबसे ज़्यादा कारगर चीज़ होगी। चाहे तो हमें कुछ भी लोगों के नाम याद रखने हो या पढ़ाई की बात हो, एक छोटी और बहुत ताकतवर तकनीक है जिसे हम कहते हैं आत्मसंवाद। ये प्राचीन समय से चल रही है और अगर हम आज की भाषा में बात करें तो इसे सेल्फ टॉक कहेंगे।
जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रतियोगिता, परीक्षा, स्कूल और किसी भी तैयारी के लिए, पढ़ते समय सेल्फ टॉक होना चाहिए। आप यूं पढ़ाई करें जैसे आप यहां बैठे और आपके सामने आप अपने आप को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये ऐसे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, एक मतलब खुद को पढ़ा रहे, एक बातचीत चल रही है खुद के साथ। मान लीजिए कि आप विज्ञान का कोई चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे आपने चैप्टर पढ़ा, अच्छा पदार्थ क्या होता है, ये क्या परिभाषा हो सकती है, फिर कहे कि वो चीज जो स्थान घेरती है जिसमें घनत्व, अच्छा ये स्थान घेरती है, घनत्व होता है, इसे पदार्थ कहते हैं, ये कैसे बनी होती है, क्या होता है इसमें, अच्छा ये परमाणु से, अच्छा परमाणु क्या होता है, उसमें क्या होता है। तो अगर लगातार एक संवाद, जिसे आत्म संवाद हम कहते हैं, अगर उसका हम सहारा लें, तो जो स्टिमुलेट जो न्यूरॉन्स हैं उनमें लगातार एक जिसको कहना चाहिए संवेदनाओं का आदान प्रदान होता है, एक तरह का करंट उनके बीच में लगातार प्रवाहित होता है, और वो सक्रियता में जो सूचनाएं दिमाग में स्टोर होती हैं वो उच्च गुणवत्ता की सूचनाएं होती हैं। स्टिमुलेशन की प्रक्रिया सबसे ज्यादा हमारी मदद करती है मेमोरी के इन 3 चैनल्स में से। कोई भी सूचना जब दिमाग में जाएगी, सबसे पहले इनपुट, वो दिमाग में गई, इनपुट होने के बाद स्टोर, वो वहां जाके संग्रहित होगी, तो दूसरा चैनल हुआ स्टोर, और स्टोर के बाद तीसरी प्रक्रिया होती है रिकॉल, कि वो दिमाग में है, दिमाग से बाहर आ जाए। तो इनपुट, स्टोर और रिकॉल। स्टिमुलेशन की जो प्रक्रिया है, अगर उस पर हम ध्यान दें, तो ये जो इनपुट है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। तो पहले चरण पे हमने वजह हासिल कर ली। ये स्टोर कैसे मजबूत हो, रिकॉल कैसे मजबूत हो, आगे की उसमें बात करेंगे हम। तो ये इनपुट स्ट्रॉन्ग करने में जो है स्टिमुलेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसके लिए सेल्फ टॉक की जो टेक्निक है वो एक बहुत कारगर और प्रभावशाली तकनीक है। साथियों, अभी आपने स्टिमुलेशन प्रोसेस के बारे में सुना। जो अभी कमलेश जी ने बताया वो स्टूडेंट्स और लर्नर्स के लिए तो काम की चीज़ है ही, हम सभी के लिए भी बहुत कारगर होगी, क्योंकि हम सभी की आदत है, हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। पुनीत, ज़्यादातर हम लोगों को, सभी को एक प्रेरणा की ज़रूरत होती है। हम इंतज़ार करते हैं कि हमें कहीं से कोई प्रेरणा मिले, कोई अपने व्यक्ति अपने जीवन के बारे में हमें बताए, अपनी कामयाबी के बारे में बताए, तो हमें उससे प्रेरणा मिले और हम फिर आगे बढ़े। हम सभी प्रेरणा का इंतज़ार करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा अनुपमा आपने। अभी अभी जैसा कमलेश जी ने बताया, सेल्फ टॉकिंग की बात उन्होंने कही। व्यक्ति सबसे अच्छा उदाहरण खुद के लिए खुद बन सकता है। वो खुद पर लगातार फोकस करता रहता है, और आत्मसंवाद की जो आपने बात कही थी, उसके जरिए वो हर दिन हर पल वो इम्प्रूवमेंट की तरफ तेजी से आगे बढ़ता चला जाता है। अब बातों ही बातों को हम छोड़ते हैं और ऐसे